हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ MCO 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा डिफरेंस दिए हुए हैं, उसके बारे में हमें पता करना है कि जैसे मान के चल रहे हैं कि दो चीज़ों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट है हमारा जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। सबसे पहले जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम टी चार्ट के थ्रू डिफरेंस प्रेजेंट करें। अगर हम टी चार्ट के थ्रू नहीं प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऐसा लगता है सामने वाले को कि इसने सिर्फ क्या किया है, उसकी डेफिनेशन दे दिया, उनके बारे में एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं लिखा है। पर कहीं कहीं क्या होता है कि हमें डिफरेंस नहीं मिल पाता जिसको हम टी चार्ट में कन्वर्ट कर सके, तो हम क्या करें, पॉइंट वाइज डिफरेंस लिख सकते हैं। तो पहला है हमारा जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होती है और जॉब एनलार्जमेंट क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। जॉब एनलार्जमेंट में हम ना टास्क बढ़ा देते हैं एम्प्लॉयज़ की। यानी कि मान के चल रहे हैं कि आप सेम टास्क कर रहे हैं और आप बोर हो गए हैं उन टास्क को करते करते, तो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी उन टास्क को और एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि सेम टास्क करते करते बोर्डम फील ना हो। फिर आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनकी जो काम होता है उनकी थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा उनका कह सकते हैं लेवल और बढ़ा देते हैं। तो जब हम बात करते हैं जॉब एनलार्जमेंट की, तो सेम लेवल पे ही हम क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बट जॉब एनरिचमेंट में हम क्वालिटी भी बढ़ा देते हैं। यानी कि हम जो जॉब परफॉर्म कर रहा था एम्प्लॉय, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। ये तो स्टार्टिंग में हमने इनका मीनिंग समझा है कि क्या होती है जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट। अब थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। कोशिश करनी है कि टी चार्ट से शो करें, पर नहीं हो पाता है तो पॉइंट वाइज। फर्स्ट है मीनिंग। तो सबसे पहले मीनिंग बताना है। जॉब एनलार्जमेंट एक टेक्निक है जिसके में क्या होता है, जो सिंगल जॉब होती है उसी में थोड़ा सा हम काम को और बढ़ा देते हैं। जॉब एनरिचमेंट में क्या करते हैं, मोटिवेट करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो जो हमारा एनलार्जमेंट है वो क्वांटिटेटिवली एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ जॉब। दो काम कर रहे थे आपके, तीन काम कर दिए तो एक्सपेंड कर दिया आपकी जॉब को, ठीक है। और जो आपकी एनरिचमेंट है उसमें क्वालिटेटिवली एक्सपेंड करते हैं कि मान के चलो आप पहले काम करते थे, मैनुअल वर्क करते थे, अब थोड़ा सा आपने क्या किया, स्किल डालने के लिए कंप्यूटराइज वर्क भी दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, आपकी क्वालिटी बढ़ रही है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है एनलार्जमेंट का, बोर्डम कम करने के लिए होता है कि सेम टास्क करेंगे इंसान बोर हो जाएगा। और जो उसका एनरिचमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपकी जॉब को थोड़ी सी चैलेंजिंग बनाए, थोड़ी सी उसके इंटरेस्टिंग बनाए, क्रिएटिव बनाए, ताकि आप कुछ नया सीख सकें। आउटकम की बात है तो जो एनलार्जमेंट है हो सकता है उसका पॉजिटिव आउटकम आए भी और ना भी आए, क्योंकि सेम टास्क थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। और जो आपका जॉब एनरिचमेंट है उसका रिजल्ट पॉसिबल रहता है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं। अगर हम एक रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल स्किल की बात करें तो एनलार्जमेंट में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वही टास्क थी आपकी और टास्क को, सेम टास्क को थोड़ा और बढ़ा दिया गया। पर जहाँ एनरिचमेंट की बात आती है वहाँ क्वालिटी की बात आ रही है, स्किल की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एडिशनल स्किल्स चाहिए होती हैं। एक्सपेंशन जो होता है एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे तीन काम करते थे आप, अब चार करने लगे, सेम टास्क पांच करने लगे, काम को थोड़ा बढ़ा दिया। उसमें क्या होता है, वर्टिकल होता है। पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटराइज हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो कंप्यूटराइज था उसके साथ साथ आपको थोड़ा और स्किल को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, तो वर्टिकल होता है, यानी कि आप अपग्रेड कर रहे हैं उसमें। सुपरविज़न जो एनलार्जमेंट में होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको देते हैं काम करने के लिए, तो आप ध्यान रखते हैं कि वो ढंग से और कर रहा है या नहीं कर रहा। एनलार्जमेंट में तीन काम दिए तो चौथा काम कर रहा है, तो सुपरविज़न आप उसमें करते हैं कि ये काम और कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि उसे लग रहा है कि भाई ना तो मेरी सैलरी बढ़ी है ना मेरा कुछ बढ़ रहा है, तो मैं क्यों करूँ सेम टास्क और थोड़ा सा और काम बढ़ रहा है। जो आपकी सुपरविज़न है उसमें एनरिचमेंट में वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इंसान नया सीख रहा है, तो आप कहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा होगा सुपरविज़न। स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो अपना काम को अपग्रेड कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उतना सुपरविज़न करने की नीड नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो जॉब है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। फिर आता है डिफरेंस होमोजीनियस ग्रुप्स और हेट्रोजीनियस ग्रुप्स का। देखिए होमोजीनियस ग्रुप्स में अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो अगर हम डिवाइड करते हैं उनको दो चीज़ों में, होमोजीनियस ग्रुप और हेट्रोजीनियस ग्रुप।
होमोजीनियस ग्रुप्स में वो चीज़ें आती हैं जो सेम होती हैं, यानी कि कह सकते हैं आप कि अगर सेम करेक्टरिस्टिक्स की चीज़ें हैं तो वो होमोजीनियस ग्रुप में चली गई, ठीक है। और अगर हम हेट्रोजीनियस ग्रुप की बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के थिंग्स जो होती है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो सेम एज के, सेम क्वालिफिकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के लोगों को एक ही ग्रुप में रखा जा रहा है तो वो होमोजीनियस ग्रुप है। बट अगर डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से, डिफरेंट वैल्यूज से, वर्क एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से लोग आए हुए हैं और उन्हें सिंगल ग्रुप दिया गया है तो वो हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अब देख लेते हैं इनका मेन डिफरेंस क्या है। जो होमोजीनियस ग्रुप है उसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि सेम लेवल के लोग हैं तो वहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, एक दूसरे वो काम उनकी जो मान के चल रहे हैं क्वालिटी होगी या फिर कह सकते हैं कि जो उनके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे तो आपस में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। और हेट्रोजीनियस में सेटिस्फेक्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनकी चॉइस होगी तो सेटिस्फेक्शन कम है। कन्फ्लिक्ट होमोजीनियस में कम होगा क्योंकि सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, और कन्फ्लिक्ट हेट्रोजीनियस में ज़्यादा होगा क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियन होंगे। डेवलपमेंट होमोजीनियस में फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेम अगर करेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं तो काम में उनका माइंड भी एक जैसा चलता होगा तो फास्ट डेवलपमेंट होगा कि एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं है, एक दूसरे से सेटिस्फाई है तो फास्ट डेवलपमेंट। जबकि हेट्रोजीनियस में जो डेवलपमेंट है वो स्लो है क्योंकि सबको साथ लेके चलना है और सबको साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं है जब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं या अलग अलग उनकी थिंकिंग है। एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ एबिलिटी है होमोजीनियस में वो सेम होता है क्योंकि हमने सेम ग्रुप उसकी बात की है, सेम करेक्टरिस्टिक्स की। वहाँ पे डाइवर्स लेवल ऑफ एबिलिटी होता है, कोई किसी में कुछ एक्सपर्ट होगा, कोई किसी में होगा। क्रिएटिव जो होगा होमोजीनियस लेस होगा क्योंकि सेम चीज़ें चलती आ रही है, और हेट्रोजीनियस मोर होगा क्योंकि डिफरेंट आप कह सकते हैं क्वालिटी के लोग हैं वहाँ पे। कोऑर्डिनेशन होमोजीनियस में ज़्यादा होगा, हेट्रोजीनियस में थोड़ा कम होगा। नॉलेज होमोजीनियस में कम होगी और हेट्रोजीनियस में आपकी ज़्यादा होगी, यूज़ भी अच्छे से होगा। फिर आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसका डिफरेंस टी चार्ट में मैंने बहुत ढूंढा है बट लेकिन इतना अच्छे से इसका मिला नहीं है बेटा, तो मैंने कोशिश की कि पहले इनके बारे में डेफिनेशन दे दी जाए कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और फिर थोड़ा सा इनके बारे में बताया कि अलग कैसे हैं। तो जो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही होता है बहुत तरह का, जिसमें फंक्शनल और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों तरह के मैनेजर होते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को वीक, बैलेंस और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर वो सॉरी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है। उसमें क्या होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कि जो काम है उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लिया और फिर जब आपका काम खत्म हो गया तो वापस से सारे लोग उसी काम में लगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं, उनमें से 20 लोग किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। जब कंप्लीट किया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो गया वो प्रोजेक्ट, तो वापस जो काम वो पहले कर रहे थे वापस उसी काम में लग जाते हैं। फिर है आपका अप्रोच कन्फ्लिक्ट एंड अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट पहले समझते हैं। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, अवॉइडेंस मतलब इग्नोर करना, करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाली अप्रोच में क्या होता है कि मान के चलिए आपका आपने एक टास्क ली, उस टास्क का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर मान के चल रहे हैं कि हमने कोई काम कर रहे हैं तो उसका क्या है, पॉजिटिव आउटकम भी और नेगेटिव आउटकम भी है। पर अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा है नेगेटिव से तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको किस चीज़ को निगलेक्ट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को, ठीक है। यानी कि सेम आपकी सिचुएशन है और जो चॉइस आपकी है उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। चॉइस आप पर है कि उसके आप पॉजिटिव इफेक्ट देख के चूज़ करते हैं या नेगेटिव इफेक्ट देख के चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब फिर है आपका अप्रोच कन्फ्लिक्ट। अप्रोच कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ऑप्शन होते हैं आपके। अब आपको क्या होता है कि अप्रोच कन्फ्लिक्ट में जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा चॉइस है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा है तो अब क्या करना है कि आप उनमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर लेंगे जिस जो आपको लगेगा कि इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है, दूसरे वाले में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर अप्रोच अवॉइडेंस की बात करते हैं तो सेम थिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं, दोनों उसके अंदर वो होती है कह सकते हैं खासियत की उसके
पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। बट अप्रोच में क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से जो आपको बेटर लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दोनों के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और दोनों के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। चॉइस हम पे होती है कि हम दोनों में से कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके डिफ्रेंशिएशन था अलग अलग थिंग्स में कि ये क्या होती है और दूसरी वाली चीज़ें क्या होती है, यानी कि अलग अलग हमें पॉइंट्स दिए हुए थे और हमें उनको क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। आई होप कि आपको इस समझ में आया हो डिफरेंस और आप इससे अपने अच्छे से नोट्स बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।